दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक और फेमस क्रीपीपास्ता लेकर आया हूँ जिसका नाम है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इससे पहले भी मैंने एक फेमस क्रीपीपास्ता जेफ द किलर की ओरिजिनल स्टोरी सुनाई थी और अब मैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की भी ओरिजिनल स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये याद रहे कि ये क्रीपीपास्ता है जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और राजवाला इसके रियल होने का दावा नहीं करता। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप जल्दी से राजवाला चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर दे ताकि आपको यूनिक, मिस्टीरियस और क्रीपी कंटेंट मिलता रहे। रूसी वैज्ञानिकों ने 1940 में 5 लोगों को 15 दिनों तक जगाए रखा। एक एक्सपेरिमेंटल गैस की मदद से उन्हें एक बंद कमरे में रखा गया और उन्हें अच्छी तरह से मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही उन्हें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जा रही थी क्योंकि जो गैस उन्हें दी जा रही थी वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली थी और अगर वो ज़्यादा हो जाती तो वो मर भी सकते थे। ये वो ज़माना था जब क्लोज सर्किट कैमरास नहीं हुआ करते थे और उन्हें सिर्फ एक माइक्रोफोन के ज़रिए उनसे बातचीत की जाती और 5 इंच के एक छोटे से ग्लास के द्वारा उन्हें देखा जाता। चैम्बर के अंदर किताबें थी, पलंग था, लेकिन उस पर बिस्तर नहीं था क्योंकि उन्हें सोना नहीं था और साथ ही बहता हुआ पानी और टॉयलेट भी था और उसके अंदर इतना ड्राई फ्रूट रखा गया था कि उन 5 के लिए वो 1 महीने से ज़्यादा चल जाता। ये टेस्ट सब्जेक्ट वर्ल्ड वार 2 के पॉलिटिकल प्रिजनर थे जिनके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम था। पहले 5 दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा। उन सब्जेक्ट्स ने इसके बारे में कुछ कंप्लेन भी नहीं किया क्योंकि उन्हें ये भरोसा दिलाया गया था कि अगर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में सहायता की तो उन्हें 30 दिनों के बाद छोड़ दिया जाएगा। उनकी बातों और गतिविधियों को मॉनिटर किया जा रहा था। उन्होंने ये पाया कि वो लोग अपने पास्ट में हुए ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बारे में ज़्यादातर बातें कर रहे थे। चौथे दिन के बाद उनकी ये बातें और भी ज़्यादा डार्क होती गई। 5वें दिन के बाद वो हालात के बारे में कंप्लेन करने लगे और उनमें पागलपन के पूरे असरात भी दिख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया और वो एक के बाद एक माइक्रोफोन पर आकर फुसफुसाने लगते और उस गिलास की तरफ देखने लगते जहां से उन्हें मॉनिटर किया जा रहा था। ये गिलास ऐसा था जिससे रिसर्चर्स तो इन्हें देख सकते थे लेकिन ये रिसर्चर्स को नहीं देख पाते थे। हैरानी की बात है कि उन्हें लगता था कि वो उन साइंटिस्ट का भरोसा जीत सकते हैं, उन्हें अपने कॉमरेड्स के खिलाफ उकसाकर। इन बातों से रिसर्चर्स को लगा कि ये उस गैस का असर है। 9 दिनों के बाद उनमें से एक ने चीखना शुरू किया। वो उस चैम्बर के अंदर दौड़ रहा था और अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर 3 घंटों तक चीखता रहा। उसके बाद भी वो चीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके हलक से सिर्फ हल्की हल्की आवाज़ ही आ रही थी। रिसर्चर्स का मानना था कि उसने चीखकर अपने गले की नली को फाड़ दिया है। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात है दूसरे बंदियों का इस पर रिएक्ट करना, या फिर कहा जाए तो रिएक्ट ही ना करना। वो बस माइक्रोफोन पर फुसफुसाते रहे जब तक दूसरे बंदी ने चीखना शुरू नहीं कर दिया। 2 कैदी जो चीख नहीं रहे थे उन्होंने किताबों को लिया और एक के बाद एक उनके पेजेस पर अपना मल लगाना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने उन पेजेस को उस गिलास के ऊपर चिपका दिया। उसके बाद वो चीखें रुक गई और साथ ही रुक गई उस माइक्रोफोन पे फुसफुसाने की आवाज़। और 3 दिन बीत गए। रिसर्चर्स हर घंटे माइक्रोफोन को चेक किया करते थे कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गए क्योंकि ये नामुमकिन था कि अंदर 5 लोग हो और वहाँ से कोई भी आवाज़ ना आए। उस चैम्बर में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की जा रही थी उस हिसाब से उन 5 को ज़िंदा होना चाहिए था, बल्कि 5 लोगों के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे थे। 14वें दिन के सुबह रिसर्चर्स ने माइक्रोफोन पर जाकर उनसे बातें करने की कोशिश की जिससे उन्हें उनकी तरफ से कोई रिस्पांस मिल सके क्योंकि वो डरे हुए थे
कि कहीं वो मर न गए हो। उन्होंने घोषणा की, हम माइक्रोफोन को चेक करने के लिए चैम्बर को खोल रहे हैं। दरवाजे से दूर हटकर जमीन पर लेट जाओ, वरना तुम्हें शूट कर दिया जाएगा, और अगर तुमने हमारी बात मान ली तो तुम्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। ताज्जुब की बात थी कि उन्होंने एक शांत आवाज में जवाब को सुना, हम अब आज़ाद नहीं होना चाहते। मिलिट्री और रिसर्चर्स के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी। इसके बाद उन्हें कई बार जवाब देने के लिए वर्गलाया गया, लेकिन इंटरकॉम से कोई आवाज़ ही नहीं आई। तो आखिरकार ये तय किया गया कि 15वें दिन की रात को चैम्बर को खोला जाए। उस चैम्बर से उस गैस को हटाया गया और उस पे ताज़ा हवा भर दी गई, और ऐसा करते ही माइक्रोफोन से इस फैसले पर आपत्ति की आवाज़ें बुलंद होने लगी। 3 आवाज़ों ने कुछ ऐसे स्वर में कहा जैसे वो भीख मांग रहे हो। उनका कहना था कि उस गैस को दोबारा शुरू किया जाए। चैम्बर को खोला गया और सिपाहियों को उन सब्जेक्ट्स को बाहर निकालने के लिए भेजा गया। उन्होंने जोरों से चीखना शुरू किया और साथ ही सिपाहियों ने भी चीखना शुरू किया जब उन्होंने देखा कि अंदर क्या है। उन 5 सब्जेक्ट्स में से 4 अब भी जिंदा थे। हालांकि वो जिस हालत में थे उनमें जिंदगी का वजूद होना इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता था। 5 दिनों से उनके राशन को छुआ नहीं गया था। उस मरे हुए टेस्ट सब्जेक्ट के मांस के कुछ टुकड़े ड्रेन में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से उस कमरे में 4 इंच तक पानी भर गया था। लेकिन उस पानी में कितना खून था इसका कभी पता नहीं चला। बचे हुए 4 टेस्ट सब्जेक्ट की मसल्स और स्किन का ज़्यादातर हिस्सा फटा हुआ था। उनके मांस का इस तरह काटा जाना और उनकी उंगलियों की हड्डियों का बाहर निकलना इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो हाथों द्वारा नोचे गए हैं, ना कि दांतों द्वारा, जैसा कि पहले रिसर्चर्स ने सोचा था। और नज़दीक से उसे देखने के बाद और घावों के पोजीशन और एंगल देखने के बाद ये जाहिर हुआ कि अगर सब नहीं तो ज़्यादातर उन्होंने वो खुद ही नोचे थे। उनकी पसलियों के नीचे उनके पेट के अंदर सारे ऑर्गन्स वहाँ से गायब थे, जबकि दिल, फेफड़ा और डायफ्रागम अपनी जगह पर थे। उनकी चमड़ी और ज़्यादातर मसल्स जो उनकी पसलियों से लगे हुए थे उन्हें उधेड़ लिया गया था, जिससे उनके फेफड़े उनके पसलियों के पिंजरे से देखे जा सकते थे। सभी खून ले जाने वाली नलियाँ और उनके ऑर्गन्स जस के तस थे, बस उन्हें बाहर निकालकर ज़मीन पर रख दिया गया था। उनकी आंतड़ियाँ भी उनके जिस्म से बाहर हवा खा रही थी, लेकिन अब भी वो उनके जिस्म से जुड़ी हुई थी और अब भी उनकी बॉडीज थी। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी काम कर रहा था और वो अभी भी खाने को डाइजेस्ट कर रहे थे। जल्द ही ये बात साफ हो गई कि वो कई दिनों से खुद का ही मांस काट कर खा रहे थे। इस फैसिलिटी में काम करने वाले ज़्यादातर रशियन सोल्जर्स स्पेशल ऑपरेटिव थे, लेकिन फिर भी उनमें से कई सारे लोगों ने उन टेस्ट सब्जेक्ट को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मना कर दिया। वो लगातार वापस चैम्बर में जाने के लिए चीख रहे थे। उन्होंने कई बार भीख मांगी और धमकी भी दी कि उन्हें वापस गैस चैम्बर में लौटा दिया जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो सो जाए। सबको इस बात पर हैरानी हुई जब उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था तो उन टेस्ट सब्जेक्ट ने वहाँ से ना निकलने के लिए उनसे लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक रशियन सोल्जर का गला चीर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा बहुत बुरी तरह से घायल हो गया क्योंकि उन्होंने उसके टेस्टिकल्स नोच डाले थे। 5 और फौजियों ने इस हादसे के कुछ हफ्ते बाद सुसाइड कर ली। इस खींचातान में उन चारों में से एक सब्जेक्ट को ज़्यादा चोटें लगी और उसका खून तेज़ी से बहने लगा। मेडिकल रिसर्चर्स ने उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन यह तो जैसे नामुमकिन था। किसी इंसान को मॉर्फिन की जितनी डोज दी जाती है उसे इससे 10 गुना ज़्यादा दी गई, लेकिन फिर भी वो किसी जंगली जानवर की तरह लड़ रहा था। उसने एक डॉक्टर की पसलियाँ और हाथ तोड़ दिए। उसका दिल 2 और मिनटों तक धड़कता रहा, जबकि उसके खून की नलियों में खून से ज़्यादा हवा बह रही थी। यहाँ तक कि जब उसका दिल धड़कना बंद भी हो गया, उसके बाद भी वो 3 और मिनटों तक चीखता रहा और जो भी उसके आसपास आता वो उस पर अटैक कर देता।
और वो बार बार एक ही वर्ड दोहरा रहा था और वो था मोर। फिर वो कमज़ोर और ज़्यादा कमज़ोर होता गया और आखिरकार शांत हो गया। बचे हुए 3 टेस्ट सब्जेक्ट्स को वहाँ से एक मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया गया। 2 लोग जिनकी वोकल कॉर्ड्स अभी भी काम कर रही थी, वो बार बार उस गैस के लिए भीख मांग रहे थे। उन तीनों में जो सबसे ज़्यादा घायल था उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। प्लान ये था कि उसके जो ऑर्गन्स बाहर निकले हुए हैं उन्हें वापस उसकी बॉडी में डाल दिया जाए, लेकिन उस पर किसी भी तरह नशीली दवाओं का असर ही नहीं हो रहा था। वो गुस्से में लड़ने लगा जब उसके लिए एनेस्थेटिक गैस लाई गई और उसे उसके अंदर रखा गया। उसने 4 इंच चौड़ा लेदर स्ट्रैप तोड़ दिया जिससे उसकी कलाई बंधी थी। बावजूद इसके कि उस कलाई को 200 पाउंड का एक फौजी थामे हुए था। नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा एनेस्थेटिक गैस उसे लगी, जिसके बाद उसकी पलकें बोझल हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया। उस टेस्ट सब्जेक्ट की ऑटोप्सी से पता चला कि उसके खून में नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन थी। उसकी मसल्स अब भी उसके ढांचे से जुड़ी हुई थी, लेकिन बुरी तरह फटी हुई थी और इस खींचातान में उसकी 9 हड्डियां भी टूट गई थी, जिनमें से ज़्यादातर उसकी मसल्स के उन हड्डियों पर फोर्स लगाने की वजह से हुआ था। दूसरा बचा हुआ उन 5 में से पहला शख्स था जिसने चीखना शुरू किया था। उसकी वोकल कॉर्ड्स तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से ना तो वो भीख मांग रहा था और ना ही वो सर्जरी करने से मना कर पा रहा था। वो बस अपना सर जोरों से हिलाकर एनेस्थेटिक गैस का उपयोग ना करने के बारे में इशारा कर रहा था। जब किसी ने कहा कि इसकी सर्जरी बिना एनेस्थेटिक दिए ही की जाए तो उसने हाँ में सर हिलाया और फिर उन्होंने बिना एनेस्थेटिक के ही उसकी सर्जरी शुरू की और 6 घंटों तक उसके पेट का ऑपरेशन चलता रहा। उसके सारे ऑर्गन्स को वापस अंदर डाल दिया गया और जो कुछ भी उसकी स्किन बची थी उसे सिलने की कोशिश की गई। जिस सर्जन ने उसकी ये सर्जरी की थी वो काफ़ी हैरान था, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था कि कोई अपने होशो हवास में रहकर इस सर्जरी से गुजर पाए, क्योंकि इससे होने वाला दर्द जान लेने के लिए काफ़ी है। एक डरी हुई नर्स असिस्टेंट ने बताया कि उसने देखा जब भी उसकी नज़रें उस पेशेंट से मिलती तो उस पेशेंट के होंठ एक मुस्कुराहट में बदल जाते। जब सर्जरी ख़त्म हुई तो वो टेस्ट सब्जेक्ट ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। ऐसे लग रहा था कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। सर्जन्स ने सोचा कि हो सकता है ये कोई इम्पोर्टेंट जानकारी हो, इसलिए उन्होंने उसे पेन और पेपर थपाया। उसने सिर्फ इतना लिखा, काटते रहो। बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स को भी वही सर्जरी दी गई और वो भी बिना एनेस्थेटिक के, लेकिन उन्हें ऑपरेशन करते टाइम पैरालिटिक दवाएं दी गई जिससे उनका हिलना डुलना बंद हो जाए। वो सर्जरी के दौरान लगातार हंस रहे थे और उस पैरालिटिक का असर भी उन पे ज़्यादा देर तक की नहीं रहता था और वो दोबारा वहाँ से छूटने की कोशिश करने लगे। जो लम्हे उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने वापस से उस गैस की मांग की। रिसर्चर्स ने काफ़ी कोशिश की कि वो इस बात का पता लगा सके कि उन्होंने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया, उन्होंने अपना ही पेट क्यों फाड़ दिया और वो वापस उस गैस के चेंबर में क्यों जाना चाहते हैं। इन सब के जवाब में उन्होंने बस एक ही बात कही, मुझे जगे रहना चाहिए। सभी सब्जेक्ट को बांधा गया और उन्हें दोबारा से उस चैम्बर में रख दिया गया और फिर वो सोचने लगे कि उनके साथ क्या किया जाए। उन रिसर्चर्स को अपने मिलिट्री के गुस्से का सामना करना पड़ा। कमांडिंग ऑफिसर जो कि एक KGB एजेंट था, उसे इसमें एक अवसर दिखने लगा। वो देखना चाहता था कि क्या हो अगर गैस को दोबारा शुरू कर दिया जाए। रिसर्चर्स ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। उन्हें वापस चैम्बर में भेजने की तैयारी शुरू हुई और उन पर EEG मॉनिटर लगा दिए गए और उन्हें कुछ इस तरह से बांधा गया कि लंबे समय तक इस तरह बांधने पर ज़्यादा असर ना पड़े। सबको हैरत हुई कि उन तीनों ने झटपटाना बंद कर दिया जब उन्हें पता चला कि वो वापस उस गैस चैम्बर में जाने वाले हैं। इस पॉइंट पे ये जाहिर था कि वो तीनों ही जगह रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट जो बोल सकता था उसने ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाना शुरू किया और वो सब्जेक्ट
जिसकी आवाज़ जा चुकी थी, वो अपने पैर को उस लेदर स्ट्रैप से रगड़ने लगा और आखिरी सब्जेक्ट ने अपना सर तकिए से उठाकर रखा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से पलकें झपका रहा था। जब पहले सब्जेक्ट पर ईईजी लगाई गई तो उसकी ब्रेन वेव्स को देखकर रिसर्चर्स को काफ़ी हैरानी हुई। ज़्यादातर टाइम तो वो नॉर्मल ही रहती, लेकिन कुछ टाइम पर बिना किसी वजह से उनमें फ्लैट लाइंस आने लगती। ऐसे लग रहा था कि वो कई बार ब्रेन डेड हो रहे हो और फिर वापस से नॉर्मल हो रहे हो। सबका ध्यान उस पेपर पे था जिससे उसकी ब्रेन वेव्स मॉनिटर की जा रही थी कि तभी एक नर्स ने देखा कि उस टेस्ट सब्जेक्ट की आंखें बंद हो गई। जैसे ही उसने अपना सर तकिए पर रखा, उसकी ब्रेन वेव्स अचानक से बदल गई और वो एक गहरी नींद में चला गया। उसका दिल धड़कना बंद हो गया और पेपर पर फ्लाइट लाइन आने लगी। अब जो आखिरी सब्जेक्ट बचा था जो बोल सकता था, वो चीखने लगा कि उसे जल्दी से सील कर दिया जाए। उसकी ब्रेन वेव्स भी पिछले सब्जेक्ट की तरह फ्लैट होने लगी थी। कमांडर ने ऑर्डर दिया कि उन दोनों सब्जेक्ट के साथ उन तीनों रिसर्चर्स को भी वहीं बंद कर दिया जाए। उन तीनों में से एक रिसर्चर्स ने जल्दी से अपनी गन निकाली और उस कमांडर को पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर दिया। फिर वो उस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ा जो खामोश था और उसने उसका भी भेजा उड़ा दिया। उसने अपनी गन उस आखिरी बचे सब्जेक्ट की तरफ कर दी जो अब भी बेड से बंधा हुआ था। बाकी के रिसर्चर्स वहां से जा चुके थे। उसने कहा, मैं यहाँ पर बंद नहीं रहूंगा, इन चीजों के साथ, तुम्हारे साथ। वो उस आदमी के करीब गया और चीख कर बोला, तुम क्या हो? मुझे जानना चाहिए। सब्जेक्ट ने मुस्कुराया। तुम इतनी जल्दी भूल गए? उस सब्जेक्ट ने कहा, हम तुम हैं, हम वो पागलपन है जो तुम सब के अंदर है, वो पागलपन जो छूटने के लिए बेकरार है, वो जानवर जो तुम सब के दिमाग में बसा है। हम वो है जिसे तुम हर रात अपने बिस्तर पे छुपाते हो। हम वो है जिसे सोकर तुम हर रात खामोश कर देते हो। वो रिसर्चर एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसने उस सब्जेक्ट के दिल का निशाना लिया और गोली चला दी। ईईजी की लाइंस फ्लैट होने लगी और सब्जेक्ट ने दम घुटते हुए आखिरी बार कहा, तो तकरीबन आजाद। उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना अनुभव बताएं। और अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।